नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में, ऑनलाइन क्लास के लिए। 10th ए और बी सेक्शन दोनों के बच्चे ध्यान देंगे कि हिंदी में गद्य का विकास, उसका संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कौन कौन सा गद्य और पद्य में क्या अंतर है और कौन कौन से कालों में, कौन कौन से युगों में क्या क्या कितना कार्य हुआ, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उत्तर इससे अंदर आते हैं और लेखक और उनसे जुड़ी रचनाएं भी इसमें पूछी जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम हिंदी के इस सब्जेक्ट में, विषय में गद्य का विकास संक्षिप्त परिचय विषय पर देखते हैं। गद्य का स्वरूप। मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता मिली है और जब मानव अपने भाव अनुभवों को व्यक्त करता तो हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो पद्य में यानी कविता में, और या गद्य में या लिख के। और इन दो रूपों में भावना, विचारों की प्रचुरता होती है। और क्योंकि गद्य में पद्य में क्या अंतर है, गद्य जो है हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है, और जबकि रागात्मक रूप जो है, जो क्रमबद्ध लय तरीके से योजना से द्वारा है, वो काव्य है। गद्य और काव्य में यही अंतर है कि गद्य जो है वो विचारात्मक होता है और काव्य जो होता है वो रागात्मक यानी लयात्मक होता है। गद्य रूप पद्य की जो विषय वस्तु है उसमें भी काफ़ी अंतर है, गद्य की शैली में भी काफ़ी अंतर है। और गद्य की जो विषय वस्तु होती है बोधात्मक होती है, इसका मतलब ये, उसको मतलब काफ़ी समझने की आवश्यकता होती है। काव्य की जो होती है वो संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता से होती है। गद्य में हमें अधिक सोचना पड़ता है, तर्क प्रधान होता है, और दैनिक क्रियाकलाप, विज्ञान, कथा, व्याख्यान आदि सब जो है ये सब गद्य के ही रूप हैं, गद्य के ही अंदर चर्चा होती है। और काव्य जो ज़्यादा काल्पनिक होता है, काल्पनिक जैसे माना कवि लोग जो होते हैं कुछ सोचते हैं उसे लिखते हैं। गद्य का जो रूप है वो व्यवहारिक है। तो कुछ कवियों ने उसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि गद्य कवि नाम निकष पद्धति, इसमें अपने विचार भाव को अभिव्यक्त करना सरल होता है। कोई भी व्यक्ति अपने काव्य की अपेक्षा अधिक सरलता से कर सकता है, क्योंकि क्रमबद्ध ताल लय युक्त से मुक्त जो होता है वो गद्य है। लेकिन ताल लय तुक से जो जुड़ा होता है वो काव्य है। गद्य का लक्ष्य जो विचार भाव को सहज सरल सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन संप्रेषित करना है। संप्रेषित करने का मतलब है उसको भेजना है। वक्तव्य का पूर्ण यथातथ्य प्रभाव उत्पादक संप्रेषण। और गद्यकार का प्रमुख दायित्व है, गद्यकार चाहता है कि जो बच्चे जो हम जो कोई चीज़ भेज रहे हैं उसका क्या प्रभाव है, क्या उसका उद्देश्य है। गद्य की भाषा जो उसकी प्रकृति होती है वो व्यवहारिक होती है। गद्य की जो भाषा की प्रकृति व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ बोलता तत्काल उसको अनायास व्यक्त भी कर सकता है। और जबकि काव्य की भाषा में वक्रता, अलंकृति, लय, तुक, यति, प्रवाह, गति आदि होती हैं। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति की प्रधानता होती है। अतः वर्णन, कथा, विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान के लिए सर्वाधिक समर्थ उपयुक्त माध्यम है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में भी वृद्धि होती है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, धर्मशास्त्र और अन्य जो भी ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं, संपूर्ण विज्ञान के क्षेत्र में ही नाटक, कथा, साहित्य आदि भी एक छत्र स्थापित हो चुका है।
और इस प्रकार से गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के अंतर को समझते हुए हमने जाना, और उसके आगे कुछ और साहित्य के बारे में जानकारी लिखेंगे। आते हैं अगले पैराग्राफ पे कि छंदोबद्ध भावपूर्ण और औषधीर्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं, और ये अत्यंत अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य है। अभिव्यक्ति का मतलब है किसी चीज को, विचार को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो काव्य है। काव्य में क्योंकि हृदय की सरल राग उन्मुक्त संवेदनशील अनुभूति होती है जो छंदों में होती है, संगीत में ही फूटती है। गद्य में से शब्द वाक्य अर्थ सभी सामान्य होते हैं, तो इस प्रकार से इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता, इसका भावात्मक जीवन की अनुभूतियों से होता है। इसके विपरीत गद्य भावात्मक संदर्भ के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति कहा गया है जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट व्याकरण सम्मत मतलब उसमें कोई किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण सम्मत व्यवस्थित होती है, और आंतरिक रूप से काव्य अधिक भावुक सूक्ष्म सांकेतिक और गूढ़ होता है। जबकि काव्य में बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है, गद्य में हम किसी बात को अधिक विस्तार से कहते हैं, खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है, और गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होता है। कोई कोई वाक्य ऐसा होता है जो कोई अपूर्ण होता हो, लेकिन गद्य के अंदर कोई भी वाक्य जब बोलते हैं तो वो पूर्ण होता है, और काव्य में भी ऐसे ही है। तो शिल्प आदि की दृष्टि से, भाषा और विषय की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वदा रूप दो रूप हैं, और दोनों ही रूप के प्रयोजन भी अलग अलग होते हैं। संगीत, छंद, लय युक्त मात्रा, स्वरघात। स्वरघात का मतलब है जो हम किसी चीज़ को कितना खींच के बोलते हैं, कितना उसमें वो समय लगाते हैं आदि। युक्त काव्य मानव के रागों विरागों के संप्रेषण तक ही सीमित है। पेज नंबर 17 पे अब हम देखते हैं कि गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्य का जो विकास किस भाषा में हुआ था। सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। उसके अंदर इतिहास, दर्शन, विज्ञान की अभिव्यक्ति के जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की प्रथम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य में जिस गद्य का स्वरूप का प्रयोग होता है उसे अभिव्यंजना, 64 आदि की युक्ति से श्रेष्ठ मानना चाहिए। ये देखते हैं कि लेखक और कवियों को ने न केवल अपने विचारों को बल्कि अपने भावों को भी उन्होंने अपने किसी न किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। तो सभी को अपने मनोजगत की सृष्टि के साथ ही अपनी भाषा शैली भी विकसित करनी पड़ी है। भाषा के रूपों की दृष्टि से हम देखें तो उसको हम दो कोटियों में तीन बांट सकते हैं कि एक तो तीन कोटियां हैं, तीन प्रकार के जैसे कि नंबर एक इतिहास, जीवन यात्रा आदि के लिए। दूसरा वर्णनात्मक में विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि ये सब विषय इसमें आते हैं। तीसरा विवेचनात्मक के अंदर ये ललित, निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक। तो वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक ये तीन प्रकार की कोटियां हैं जिसके अंदर हम उसको भाषा के रूप से गद्य का उसमें विकास हम करते हैं। गद्य की उपयुक्त कोटियों में अभेद दीवार खड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि लेखक की रुचि, प्रयोजन मतलब उसका उद्देश्य क्या है, मन की अवस्था, व्यक्तिगत अनुभूति आदि इसमें होती है। बीच बीच में भावात्मक कोटि की भाषा के भी दर्शन हो सकते हैं, भावात्मक विचार के बाद भी आ सकती है। संसार की अनेक दूसरी भाषाओं की तरह समान हमारी भाषा
के साहित्य में भी पद का अवतरण गद्य से बहुत पहले हुआ था। एक प्रमुख कारण तो यह है कि मानव में आरंभ में मानव को अपनी भावात्मक प्रकृति मतलब आदत या स्वरूप के कारण पद रचना में ही वास्तविक आनंद की अनुभूति होती थी। मतलब गद्य की बजाय काव्य को रचने में उसको अच्छा लगता था और इसलिए अपने मन की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। इसलिए प्राचीन काल के मानव ने ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद जैसे विषयों में भी उसको सामग्री को पद का रूप देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित कर दिया। इसी प्रकार से आज सृजनात्मक और उपयोग दोनों प्रकार के साहित्य विपुल परिणाम में उपस्थित हैं। निबंध, प्रबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी आदि सभी गद्य की जो विधाएं हैं जिनमें हम अपने गद्य को प्रयोग करते हैं, माना जैसे हम कहानी लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, किसी लेखक की जीवनी या उपन्यास के बारे में हम लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं या संस्मरण लिख रहे हैं, तो ये सब गद्य की विधाएं हैं। इसके अंतर्गत जो दर्शन, इतिहास, धर्म आदि, विज्ञान आदि से संबंधित सामग्री उससे जुड़ी होती है। अब हम देखेंगे कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, उसको विकसित कैसे हुआ धीरे धीरे। कि 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल में हुआ था। हिंदी गद्य का जो प्रारंभ है, उसका विकास है 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल में हुआ था। उस समय हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हुआ था और हमारे पश्चिम दिशाओं से भी नई संस्कृति की लहर आ रही थी। नए आधुनिक विचार हमारी संस्कृति में मिल रहे थे। उनकी प्रतिध्वनि भी आनी थी। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य 19वीं शताब्दी में आधुनिक संवाहक अवतरित हुआ 19वीं शताब्दी में। अगर हम चर्चा करें तो हिंदी के जो गद्य के जो प्राचीन रूप जो है उसका प्रयोग राजस्थानी, मैथिली भाषाओं में भी मिलता है और प्राचीन काल में राजस्थान में दान पत्रों, पट्टों, परवानों, टीकाओं आदि अनुवाद के रूप में भी देखने को मिलता है। उस प्रकार से इन राजस्थानी गद्य को उसको कथाओं को 3 रूप में माना कि वाचनिका, ख्यात और बात। ब्रज भाषा के सूत्रपात 1400 विक्रम संवत के आसपास हुआ था। उस समय कृष्ण भक्ति धारा के लोग कवियों ने काफी योगदान दिया था, जिसमें विठलनाथ गोस्वामी विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रृंगार रस मंडल उनकी एक रचना है। गोकुलनाथ जी 84 वैष्णव की वार्ता, 252 की वैष्णव की वार्ता। नावादास जी का अष्टायाम, बैकुंठ मणि के शुक्ल आगम महात्म में, वैशाख महात्म में और लल्लू लाल कृत माधव विलासी रचनाएं उस काल की उल्लेखनीय हैं। इसके साथ साथ ही गद्य का मैथिली भाषा में भी प्रयोग चला। मैथिली भाषा में भी गद्य का विकास हुआ। उसका समय वर्ण ज्योतिष कृत वर्ण रत्नाकर और बाद में गीतकार विद्यापति ने अपनी 2 रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका द्वारा ज्योतिषवर की गद्य परंपरा को आगे बढ़ाया। तो बच्चों, इसमें जो अभी मैंने आपके इस बारे में जो आपको ये लेखकों और कवियों के बारे में बताया है, जिनकी रचनाएं भी दे रखी हैं और ये अंडरलाइन भी मैं दिखा रहा हूँ करके आपको, तो ये जो है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पेपरों में आ जाती हैं। यद्यपि सरकार ने कुछ 30% जो है कोर्स कम किया है पाठ्यक्रम में से, फिर भी हमारा जो है गद्य से जुड़े क्वेश्चन होते हैं वो शुरू में होते हैं। तो इसलिए हमारा इसका जो अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गद्य से जुड़ी हुई जो जितनी भी रचनाएं हैं, विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो हम समझ लें, क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है शुरू में ही हमें करने होते हैं। अब देखेंगे हम खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली का विकास कहते हैं, जो हम
मेरठ के आसपास हम जो भाषा हमारी बोली जाती है ये खड़ी बोली है एक तरह से। तो क्योंकि पहले की जितनी भाषाएं थी उसके अंदर राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी आदि थी, तो लेखकों ने सोचा कि ऐसी कौन सी भाषा प्रयोग की जाए जो समझ में भी आए। तो खड़ी बोली के जो प्रथम दर्शन होते हैं, राजा अकबर के दरबार में कवि गंग थे जिन्होंने, उनकी एक रचना थी चंद छंद वर्णन की महिमा, ये पहला ग्रंथ था। फिर बाद में कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं। ये प्राणनाथ की रचना है कुतुब शतक। लेकिन बाद 100 वर्षों बाद 19वीं शताब्दी में ये मानना चाहिए कि धीरे धीरे कुछ और संकेत मिलते रहे। फिर 18वीं शताब्दी के बाद में राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वशिष्ठ, दौलत राम कृत पद्म पुराण और भाषानुवाद मथुरानाथ शुक्ल के पंचांग दर्शन, मुंशी सदा सुख लाल की सुख सागर, इंशाअल्लाह खां की रानी केत की कहानी, लल्लू लाल के प्रेम सागर, सदल मिश्र के नासिकेत उपाख्यान आदि ग्रंथों में मिलते हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें से जुड़े क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि जैसे क्वेश्चन दे देते हैं कि निम्नलिखित लेखकों के, गद्य लेखकों की रचनाओं के नाम बताइए। जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई रानी केतकी की कहानी जो रचना है ये इनके गद्य लेखक बताइए, तो उसका उत्तर है इंशाअल्लाह खां। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इन्हें समझ लेंगे। साथ ही साथ गद्य के खड़ी बोली के विकास में जो 4 लेखक थे, अंतिम 4 लेखक सदा सुख लाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र आदि, इन लेखों ने बहुत ही योगदान दिया। ये इनकी रचना का काल 1803 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है। अब देखेंगे हम कि इन लेखकों की रचनाएं किस प्रकार से थी। मुंशी सदासुख लाल की जो विशेषता थी गद्य की, वो पुराने कथावाचकों और पंडिताओं पर लिए था, जबकि लल्लू लाल जी का ब्रज भाषा पे प्रभाव था, उनके ब्रज भाषा पे पूर्ण प्रभाव था। लल्लू लाल जी की जो रचनाएं थी उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। और सदल मिश्र जी ने जो बहुत अच्छे तरह से अपनी भाषा को स्वस्थ और संयत, मतलब सही तरीके से उसका प्रयोग किया, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा दोष था, उसमें जो है पूर्वी शब्दों का अधिक प्रयोग किया था। और जबकि इंशाअल्लाह खां की जो भाषा है बिल्कुल ठेठ खड़ी बोली के उसमें दर्शन होते हैं, ना तो उसमें विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ और ना ही संस्कृत ब्रज आदि का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। लेकिन उस खड़ी बोली के योगदान में उस काल में ईसाई पादरियों ने भी काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने बाइबल, जो ईसाई संप्रदाय है, उनकी जो पवित्र पुस्तक है बाइबल, उसका जो है खड़ी बोली में अनुवाद करवाया था और उसको कई जगह वितरित किया था। तो इस प्रकार से हिंदी का प्रसार उन्होंने किया। और साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में 2 लेखक और आए, इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आदि, जिनका काल 1823 से 95 है। और उनकी जो भाषा जो थी अरबी फारसी भाषा थी, जिन्होंने अपनी रचनाएं अरबी भाषा में की थी। और उसके साथ साथ राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका काल 1826 से 96 है, उन्होंने विशुद्ध संस्कृत गर्भित, संस्कृत से भरी हुई मतलब भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग किया। और इस प्रकार से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने भी हिंदी गद्य के विकास में खड़ी बोली में योगदान दिया। अब देखते हैं कि खड़ी बोली के विकास में कौन कौन से युगों ने अपना योगदान दिया। एक है भारतेंदु युग। भारतेंदु जो है उसका काल 1850 से 85 ईस्वी तक माना जाता है।
और भारतेंदु जो थे एक महान गद्य लेखक कवि भी थे, जिन्होंने भाषा संबंधित दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य को स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। उन्होंने संस्कृत से सरल शब्दों को लेने के साथ साथ शब्दधारण में प्रचलित विदेशी शब्दों का भी ग्रहण किया। उनकी भाषा में तद्भव और देशज शब्द तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने अपनी भाषा में, गद्य की भाषा में मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया। इन्होंने भाषा को सजीवता प्रदान करी और इस प्रकार से खड़ी बोली के बाल्यावस्था में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पुराण, उपन्यास, निबंध संबंधी आदि ना जाने कितने विषय लिखे गए। और भारतेंदु युग के से जुड़े हुए जो लेखक हैं वो प्रमुख हैं श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन आदि इस काल के प्रमुख लेखक हैं। क्योंकि पेपरों में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे पूछा जाए कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के लेखक हैं। और इस प्रकार से राष्ट्र के भाषा के उत्थान के लिए भारतेंदु युग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ हम देखेंगे द्विवेदी युग। दूसरा काल है द्विवेदी युग। भारतेंदु के बाद 20वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के प्रसार के लिए जो महान कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, उन्होंने इंडियन प्रेस, प्रयाग से सरस्वती मासिक पत्रिका होती थी, उसका भी प्रकाशन किया। और इन पत्रिकाओं के जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन का अभूतपूर्व कार्य संपन्न किया। उन्होंने की प्रेरणा और निर्देश से ललित और उपयोगी दोनों प्रकार के साहित्य लिखे गए। सरस्वती ने हिंदी भाषा को एक प्रतिष्ठित रूप स्थापित किया, भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि की। इस काल में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बालमुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान युग इस युग की ही देन है। इस युग में निबंधों में विस्तार हुआ और कई प्रकार की गद्य शैलियों का भी विकास हुआ। द्विवेदी के अतिरिक्त बालमुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, यशोनंदन अखौरी, चतुर्भुज औचित्य, पदम सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अंतिम 3 लेखकों ने समालोचना के इतिहास में क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। उपन्यास के क्षेत्र में देवकीनंदन खत्री चमत्कारिक तिलिस्म उपन्यासों की परंपरा से हटकर इस युग में रचनाकार को और सचेत हुए। तिलिस्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान सभी प्रकार के उपन्यास इस काल में लिखे गए। क्योंकि उपन्यास जो है एक गद्य की विधा है। इस काल में जो काल के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, गोपाल राम गहमरी, वृंदन लाल वर्मा और विशंबर नाथ कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री आदि हैं। और कहानी का जन्म भी सरस्वती से ही हुआ था। पहले अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृतियों के रूप में सरस्वती में प्रकाशित हुए थे। और धीरे धीरे घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान आदि कहानियाँ आई। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कौशिक चंद्र शर्मा गुलेरी आदि इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। साथ ही साथ बाद में कुछ लेखकों जैसे जैनेन्द्र कुमार पांडे, बेचैन शर्मा ओग्र, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आदि भी और सचिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे भी इस काल के प्रमुख गद्य लेखक कहानीकार भी रहे। और
इसी काल में भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राहुल सांकृत्यान महापंडित, यशपाल, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर आदि भी का भी योगदान रहा। पत्रिकाओं में इस काल में जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, करमवीर, विशाल भारत इस काल की प्रमुख पत्रिकाएं थी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं छायावादी युग। छायावादी युग को शुक्ल युग भी कह देते हैं और इस युग में छायावादी कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति के साथ साथ लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक, वक्रतापूर्ण स्वरूपों का उद्घाटित किया। इस काल में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, दिनकर जी आदि इस काल के प्रमुख लेखक कवि भी रहे। और इस युग में वियोगी हरि, राय कृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रधान गद्य के भी दर्शन होते हैं। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसे ऐतिहासिक नाटकों को का है। आइए चलते हैं हम पैराग्राफ नंबर 4, छायावाद उत्तर युग, जिसे हम शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं, जिसका काल 1938 के बाद के छायावाद के अंत का हुआ और उसके बाद के साहित्य को छायावाद उत्तर काल कहते हैं। ये हिंदी का सबसे सर्वांगीण उन्नति का युग है। इस युग में विभिन्न गद्य विधाओं और ने प्रगति की, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि नए नए आयाम इस क्षेत्र में आए और इसी काल में गद्य की विधाएं जैसे रिपोर्टाज, इंटरव्यू यानी आदि नवीन साहित्य का आश्रय लिया। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लिखते आ रहे थे और दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की जो जिन्होंने स्वतंत्रता आज़ादी के बाद इस साहित्य रचना में जुड़े। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्र नाथ, भगवचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि लेखक इस काल के हैं। दूसरे रूप में विद्यानिवास, हरिशंकर पारसई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेरनाथ, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद आदि भी छायोत्तर युग के लेखक हैं। समालोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना योगदान दिया। प्रसाद के परावर्ती नाटकों में लक्ष्मण नारायण, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ आदि उल्लेखनीय। और रेखा चित्र के इसमें संस्मरण में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि का योगदान है। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हो, इसमें भावुकतापूर्ण अलंकार विहीन गद्य का मतलब यह है कि उसमें कुछ भावुकता अधिक होती है और चुटीली उक्तियों का भी उसमें प्रयोग किया। इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इस युग के लेखक हैं। इस काल के गद्य लेखकों ने हिंदी को सशक्त बनाया। हिंदी में कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई। उसमें अमृत राय की कलम का सिपाही और डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियां हैं। मेरी आत्मकथा के बाद पांडे, बेचैन, शर्मा उग्र की अपनी खबर और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूल हुई क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर आदि लोकप्रिय कृतियां हैं। कथा साहित्य इसमें मार्क्स के समाजवाद और फ्राइड के मनोविश्लेषण का भी इस काल में प्रभाव दिखाई पड़ता है।
कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में विशेष प्रयोगधर्मिता दृष्टिगोचर होती है। शेखर एक जीवनी, परंतु बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा जैसे उपन्यास जैनेन्द्र आज्ञे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर इस काल के प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार हैं। निबंधों में भी इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, जिसके अंदर विचारात्मक, दार्शनिक और भावात्मक, हास्यात्मक निबंधों की रचना हुई। हजारीबाग प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार आज्ञे, विद्या निवास मिश्र, रामरक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और महादेव वर्मा, हरिशंकर पारसाई इस युग के निबंधकारों में विशेष उल्लेखनीय हैं। आज निबंध, नाटक, उपन्यास के साथ साथ डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी और रेडियो रिपोर्टाज ना जाने कितनी विधाओं में साहित्य की रचना हो रही है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में जो शोध पत्र लिख रहे हैं उसमें भी अनेक वैज्ञानिक विवेचना, विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए पूर्ण सक्षम हिंदी का स्वरूप विकसित हो रहा है। तो बच्चों, अगली हम वीडियो में जो नीचे आपके अगला हेडिंग आएगी गद्य की विभिन्न विधाएं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगले जब टर्म्स आपका आएगा हिंदी का, तो अगली वीडियो से में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमने जो है हिंदी गद्य के विकास, उसके संक्षिप्त परिचय और खड़ी बोली के जो विकास में विभिन्न प्रकार के लेखकों और कहानीकारों ने जो योगदान दिया उसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग आदि जैसे युग जो हिंदी के गद्य विकास में इन कालों में जिन लेखकों और कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके बारे में भी हमने जाना। तो आप बच्चों अपनी कॉपी में इसका काम बाद में भेजा जाएगा, क्योंकि जो उसके बैक में पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भेजे जाएंगे जब आप ये गद्य का विकास का पाठ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में गद्य की विभिन्न विधाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी में हिंदी का कार्य कर लेंगे, 2 कॉपी बनाएंगे आप, एक कॉपी में जो है गद्य का काम करेंगे और पहली कॉपी के 2 हिस्से कर लेंगे आप। तो कुछ पेज तो गद्य के लिए कर लेंगे और कुछ पेज जो काव्य के बारे में, कविताओं, पद के बारे में कर लेंगे। और जो दूसरी कॉपी है उसके अंदर संस्कृत का और व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का और आपका कर्मवीर खंड काव्य, कर्मवीर भरत खंड काव्य का कार्य होगा। तो आप 2 कॉपी बना लेंगे। तो एक कॉपी में आप जो है, इन कॉपी में शुरू में तो आप इंडेक्स बना लेंगे, ठीक है ना, पाठ्यक्रम में लिख लेंगे और ये जो गद्य का विकास है जो उससे जुड़े बातें हैं वो काम दिया जाएगा तो आप उसे कर लेंगे। फिलहाल आप इसकी स्टडी करना, कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम अगला गद्य की विधाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, गद्य की विधाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।